हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है द रोमन एम्पायर, पेज नंबर 64। अब तक हम रोमन एम्पायर का कहाँ तक ये फैला था, कैसे कैसे इसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और किस किस राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, आर्मी का सब हम डिटेल में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीनेटर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। जो तीसरी सेंचुरी थी उसके अंदर क्या क्या क्राइसिस जो थे इन्होंने फेस किए थे रोमन एम्पायर ने। तो अब यहाँ स्टार्टिंग से क्या बता रहे हैं, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज वर बाय एंड लार्ज अ पीरियड ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अगर जो फर्स्ट और जो सेकेंड सेंचुरी थी वो जो टाइम पीरियड था वो शांति का था, प्रोस्पेरिटी का था और इकोनॉमिक एक्सपेंशन का था। आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यहाँ पर विस्तार हुआ था। द थर्ड सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन। अब जब थर्ड सेंचुरी की शुरुआत हुई तो यहाँ पर इंटरनल जो स्ट्रेन था, अंदरूनी तनाव जो था वो उभर कर सामने आने लगा। फ्रॉम द 230s से द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट साइमल्टेनियसली। अब 230s के टाइम पीरियड से जो एम्पायर था उस वो लगभग हर मोर्चे पर उसने अपने आप को दूसरे से लड़ता हुआ पाया, मतलब लड़ाइयाँ जो थी वो शुरू हो चुकी थी। इन ईरान अ न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी एमर्ज इन 225। दे कॉल्ड देमसेल्व्स द ससानियंस। अब ईरान के अंदर एक बहुत ही एग्रेसिव जो डायनेस्टी थी उसकी शुरुआत हो रही थी 225 में, और क्या उसका नाम दिया गया उस डायनेस्टी का, ससानियंस। ठीक है, एंड within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates। और लगभग अगले 15 साल तक ये इसका जो साम्राज्य था वो फैलता हुआ चला गया। किस डायरेक्शन में, जहाँ यूफ्रेट रिवर थी ना उस डायरेक्शन में इसने अपने आप को बढ़ाया, ससानियन डायनेस्टी ने अपनी सीमाएं जो थी। इन ए फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन कट इन 3 लैंग्वेजेस। अब जो रोमन फेमस एक रॉक इंस्क्रिप्शन जो मिली है उसके अंदर 3 लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया है शाहपुर फर्स्ट जो था उसने क्या लिखा है, द इरानियन रूलर क्लेम्ड ही हैड एनहिल्टेड अ रोमन आर्मी ऑफ 60,000। कि जो ये ईरानियन रूलर था उसने लगभग रोमन आर्मी के 60,000 जो सैनिक थे उनको उसने ख़त्म कर दिया था। एंड इवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक, और जो ईस्टर्न कैपिटल थी उस पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया था। मीनवाइल अ होल सीरीज ऑफ जर्मनिक ट्राइब और रादर ट्राइबल कॉन्फेडरेसीज, most notably the Almani, the Frank and the Goths, began to move against the Rhine and Danube frontiers। अब जो दूसरी इस समय जो दूसरी जर्मनिक ट्राइब्स थी वो, जैसे इनमें कौन कौन सी शामिल थी इन ट्राइब्स के अंदर, अल्मानी, फ्रैंक्स और गोथ्स। ठीक है, ये जो राइने और डैनूबी की जो सीमाएं थी, ठीक है, उस तरफ इन्होंने अपना बढ़ना शुरू कर दिया था, मतलब एरिया को खाली करना शुरू करके दूसरी डायरेक्शन में इन्होंने जो जिधर डैनूबी और राइने फ्रंटियर्स थे उस तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया था। एंड द होल पीरियड ऑफ 233 to 280 saw repeatedly invasions of a whole line of provinces that stretches from the Black Sea to Alps and the southern Germany। और लगभग जो सारे का सारा जो समय था लगभग 233 से लेकर 280 तक का टाइम पीरियड जो था उसमें बार बार क्या हुआ था, आक्रमण हो रहे थे पूरे के पूरे जो प्रोविंसेस थी, कहाँ तक की, जो ब्लैक सी तक थी, एल्प्स तक थी और साउदर्न जर्मनी तक की जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर ये आक्रमण जो थे वो हो रहे थे। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ टेरिटरी बियॉन्ड द डेनूबी। अब जो रोमन्स थे उन्हें जो टेरिटरी थी डेनूबी के पार उसको छोड़ना पड़ रहा था। वाइल द एम्परर ऑफ दिस period war constantly in the field against what the Roman called the barbarian। और जबकि जो राजा थे इस समय के वो लगभग बार बार क्या थे, लड़ाई के फील्ड में थे, जो रोमन थे जिनको कि बारबेरियन
कहा गया है। द रैपिड सक्सेशन ऑफ द एम्परर्स इन द थर्ड सेंचुरी, अब थर्ड सेंचुरी के अंदर लगातार जो राजा थे वो बदल रहे थे। अब यहाँ टाइम पीरियड कितना बताया, 47 ईयर्स के अंदर 25 एम्परर्स से जो थे वो चेंज हो गए थे। ठीक है, इज एन ऑब्वियस सिम्टम ऑफ द स्ट्रेन फेस्ड बाय द एम्परर इन दिस पीरियड। अब इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेन जो था वो झेलना पड़ा था उस समय के एम्पायर को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है आपका हेडिंग है जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। अब जो ये टॉपिक है हमारा जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, क्या बताया है यहाँ पर इसके बारे में। One of the most modern feature of the Roman society was the widespread prevalence of nuclear family, means जो फैमिली थी रोमन सोसाइटी की, जो वो क्या थी, न्यूक्लियर थी। ठीक है, जॉइंट फैमिली नहीं होती थी, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज, जो एडल्ट बेटे होते थे वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहते थे। एंड इट वॉज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर अ कॉमन हाउस होल्ड, और बहुत ही एक्सेप्शनल केस कोई ऐसा होता था जिसमें जो एडल्ट ब्रदर्स होते थे वो अपना जो घर साझा करते थे। ऑन द अदर हैंड स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली एज द रोमन अंडरस्टूड दिस। अब दूसरी तरफ जो स्लेव्स होते थे उनको फैमिली में इंक्लूड किया जाता था क्योंकि रोमन ऐसा ही मानते थे। बाय द लेट रिपब्लिक का टाइम पीरियड इन्होंने बताया फर्स्ट सेंचुरी BCE। The typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority but retained full right in the property of her natal family। अब यहाँ पर क्या बताया है कि उस समय मैरिज क्या होती थी, इस प्रकार से की जाती थी कि जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड की जो अथॉरिटी है उसको आगे कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका पूरा राइट होता था, जो उसकी नेटल फैमिली होती थी, जो उसके पिता की फैमिली होती थी, उसकी प्रॉपर्टी पर उसका पूरा अधिकार होता था। वाइल द वोमेन्स डावरी वेंट टू हस्बैंड्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, और जबकि वोमेन की जो डावरी होती थी, जो दहेज होता था, वो हस्बैंड के पास चला जाता था जब उसकी शादी होती थी। द वोमेन रिटेन अ प्राइमरी हायर ऑफ हर फादर, लेकिन फिर भी जो वोमेन होती थी उसके पिता के घर पर क्या होता था, एक अधिकार उसका रहता था, मतलब एक बना रहता था राइट उसका। The woman retained a primary hire of her father and became an independent property owner of her father's death, और जब उसके फादर की डेथ हो जाती थी तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी की एक आज़ाद मालिक बन जाती थी। द रोमन वोमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट इन ओनिंग द प्रॉपर्टी। अब जो रोमन वोमेंस थी वो उनके पास राइट था, लीगल राइट था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकती थी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इन लॉ द मैरिज कपल वॉज नॉट वन फाइनेंशियल एंटिटी बट टू, कि अब इसके अंदर जो फाइनेंशियली जो भी चीज़ें होती थी उस पर एक का अधिकार नहीं होता था बल्कि दोनों का अधिकार होता था कानून के अकॉर्डिंग। एंड द वाइफ एंजॉय कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस, और जो वाइफ होती थी उसे कंप्लीट लीगल जो है आज़ादी मिली होती थी। डाइवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी, जो डाइवोर्स था बहुत ही आसान होता था। एंड नीडेड नो मोर देन अ नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिज़ोल्व द मैरिज बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ, सिर्फ एक बार बस नोटिस में लाने की ज़रूरत होती थी हस्बैंड या वाइफ के द्वारा कि वो डाइवोर्स चाहते हैं, तो ज़्यादा मतलब कठिन प्रोसेस नहीं होता था उस समय। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वेयर एज मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s, जो मेल्स होते थे वो लेट 20s मतलब कि 28 साल के 27 साल के या फिर अर्ली 30s में मतलब कि शादी करते थे ये लोग, और वोमेंस वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन ऑफ अर्ली 20s, और जबकि वोमेन की शादी कब हो जाती थी, अर्ली 20s में हो जाती थी। सो देयर वॉज एन एज गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स। इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है कि हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या होता था, एज गैप होता था।
एंड देयर वुड हैव एनकरेज्ड अ सर्टेन इनइक्वालिटीज, और इससे क्या होता था, इनइक्वालिटी, असमानता भी आती थी दोनों के बीच में। मैरिजेस वर जनरली अरेंज्ड, जो शादियाँ होती थी ज़्यादातर क्या होती थी, अरेंज्ड होती थी। एंड देयर इज़ नो डाउट दैट वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि जो वुमेन के ऊपर किसका दबदबा रहता था, उसके हस्बैंड का दबदबा बना रहता था। अगस्टाइन, अगस्टाइन कौन था, द ग्रेट कैथोलिक बिशप, अगस्टाइन जो कि ग्रेट कैथोलिक बिशप थे, हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका, जिन्होंने कि अपनी ज़्यादातर जो लाइफ है कहाँ पर गुजारी थी, नॉर्थ अफ्रीका में गुजारी थी। टेल अस दैट हिज मदर वॉज रेगुलरली बिटन बाय हिज फादर, कि उसकी जो मदर थी उसे लगातार पीटा जाता था उसके फादर के द्वारा। एंड दैट मोस्ट अदरवाइज, और बहुत सारी जो दूसरी पत्नियां थी, पेज नंबर 65, इन द स्मॉल टाउन, छोटे शहरों में जो और दूसरी पत्नियां होती थी और लोगों की, वर ही ग्रो, जहाँ पर कि वो ग्रो अप हुआ था, हैड सिमिलरली ब्रूशिस्ड टू शो, इसी तरह के जो निशान है मार पिटाई के वो उन पर नज़र आते थे। फाइनली फादर हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, और फादर का लीगल कंट्रोल होता था, लीगल कंट्रोल करने का उसको राइट था अपने बच्चों पर। समटाइम टू अ शॉकिंग डिग्री, और कई बार तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शॉक करने देने तक का अधिकार था, कि इतना मतलब कि खतरनाक अधिकार भी उसे मिला हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अ लीगल पावर ऑफ लाइफ, मतलब उसको पावर ऑफ लाइफ मिली हुई थी कि पावर देनी है, सॉरी लाइफ देनी है या डेथ देनी है, किसको, अनवांटेड चिल्ड्रन को। अगर उसको मतलब कि पता चलता था ना कि कोई बच्चा अनवांटेड है, तो अब उसको जीवन देना है या मृत्यु देनी है, वो फादर के हाथ में होती थी। कैसे, बाय लिविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई, भाई ठंड की रात में क्या होता था, ठंड में उसको बाहर छोड़ देते थे मरने के लिए, ये राइट भी फादर को दिया गया था। तो अब तक ये हमने पढ़ा है, जो ये पढ़ा है टोटली फैमिली लाइफ कैसी होती थी, वुमेन की कंडीशंस क्या होती थी, वुमेन को क्या क्या राइट मिलते थे, कब किस एज में उनकी शादी होती थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर बट अबाउट लिटरेसी, लिटरेसी के बारे में, ठीक है। इट इज़ सर्टन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी, अब यहाँ पर जो कैजुअल लिटरेसी है कि जो आनी चाहिए थोड़ा बहुत पढ़ना, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर उस कैजुअल लिटरेसी के रेट के बारे में बात करें तो वेरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, जो एम्पायर है उसके अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट है, वेरिड है। फॉर एग्जाम्पल पोम्पी विच वॉज buried in the volcanic eruption in 79 century, पोम्पई जो शहर था वो वोल्केनिक इरप्शन में 79 सेंचुरी के अंदर क्या था, दब गया था। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कैजुअल लिटरेसी के, ठीक है। वॉल्स ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ पोम्पई ऑफन कैरिड एडवर्टाइजमेंट, अब जो वॉल्स इस स्ट्रीट की पोम्पई शहर की स्ट्रीट्स की, वहाँ पर दीवारों पर क्या था, एडवर्टाइजमेंट से भरी हुई होती थी। एंड ग्रिफिटी, ग्रिफिटी होता था उकेर कर लिखा जाना, लिखा हुआ उन शहरों में कई जगह पर मिलता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर क्या था, लिटरेसी था, लिटरेसी लेवल था वहाँ पर। बाय कंट्रास्ट, अब इसके उलट बिल्कुल इजिप्ट में, वेयर हंड्रेड्स ऑफ पाइपरी सर्वाइव, पाइपरी जिस पर ये लिखा करते थे, पाइपरस का जो ट्री होता था उसके छाल पर जो लिखते थे वो मिली हैं हंड्रेड्स। मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट वर यूजुअली रिटन बाय प्रोफेशनल स्क्राइब्स, अब जो ये डॉक्यूमेंट जो मिले हैं इजिप्ट के अंदर जो कि कॉन्ट्रैक्ट थे, ज़्यादातर किन के द्वारा लिखे जाते थे, जो प्रोफेशनल लेखक थे उनके द्वारा लिखे जाते थे। एंड दे ऑफन टेल अस, और वो हमें क्या बताते हैं, दैट एक्स और वाई इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट, कि जो भी व्यक्ति लिखवा रहा है एक्स एंड वाई, कोई भी व्यक्ति जो लिखवा रहा है ये, वो पढ़ लिख नहीं सकता। बट even here literacy were certainly more widespread among certain categories such as soldiers, army officers and estate managers, लेकिन जो लिटरेसी है
वो काफ़ी फैली हुई थी, स्पेशली किस कैटेगरी के बीच में, जो सोल्जर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे या एस्टेट मैनेजर्स थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे, द कल्चरल डाइवर्सिटी। अब लिटरेसी हम पढ़ चुके हैं, तो अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज। कई तरीक़ों से हमें जो कल्चरल डाइवर्सिटी है एम्पायर की, वो हमें देखने को मिलती है, एंड एट मैनी लेवल, और कई लेवल्स पर ये हमें देखने को मिलती है। इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट, जो धार्मिक समुदाय थे वो बहुत ही, या लोकल डाइटीज़ थे, क्या थे, बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट थे, बहुत डाइवर्सिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। और जो लैंग्वेज थी वो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जिन्हें बोला जाता था। द स्टाइल ऑफ ड्रेस, जो ड्रेस का स्टाइल था, जो कस्टम थे, जो फूड जो लोग खाते थे, और जिस हिसाब से वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे, चाहे ट्राइबल थी या नॉन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, इवन देयर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, और जिस हिसाब से वो रहते थे वो सब क्या थे, डाइवर्स थे, डिफरेंट थे। ठीक है, अब अरामिक वॉज द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द नियर ईस्ट। ईस्ट के नज़दीक, ईस्ट कहाँ पर है, ये ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, एटलीस्ट वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट, जो यूफ्रेट की वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने, अरामिक जो कि डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप था। कॉप्टिक वॉज स्पोकन इन इजिप्ट। अब जो कॉप्टिक थी लैंग्वेज जो इजिप्ट में बोली जाती थी, पुनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका। वो जो ये पुनिक और बर्बर लैंग्वेज थी ये नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। कैल्टिक इन स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट, जो कैल्टिक लैंग्वेज थी वो स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बोली जाती थी। बट मैनी ऑफ दीज लिंग्विस्टिक कल्चर्स, लेकिन बहुत सारे इसमें जो भाषाई कल्चर थे वर प्योरली ओरल, ये ज़्यादातर क्या थे, ओरल होते थे इनका। एटलीस्ट अंटिल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड फॉर देम, जब तक कि स्क्रिप्ट को इन्वेंट नहीं किया गया उनके लिए, तब तक ये ओरल था इनका कल्चर सारा। अर्मेनियंस फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अर्मेनियंस का एग्जाम्पल दिया गया है, ओनली बिगिन टू बी रिटन एट लेट एज द 5th सेंचुरी। अब इन्होंने लिखना कब शुरू किया था, बहुत ही लेट शुरू किया था, 5th सेंचुरी के अंदर लिखना शुरू इन्होंने किया था। वेयर एज देयर वॉज ऑलरेडी अ कॉपिक, जबकि ऑलरेडी जो कॉपिक लैंग्वेज थी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी, उसमें मतलब कि जो था बाइबल लैंग्वेज को 3rd सेंचुरी के अंदर ट्रांसलेट किया जा चुका था। एल्सवेयर द स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस द रिटर्न ऑफ द लैंग्वेजेस दैट वर अदरवाइज वाइड स्प्रेड, और कई जगहों पर जो अलग अलग लैंग्वेजेस जो फैली हुई थी ना, उनकी जगह जो लैटिन है उसने जगह बना ली थी, अपनी लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा था। दिस हैपेंड नोटेबली विद कैल्टिक विच सीज्ड टू बी रिटन आफ्टर द 1st सेंचुरी। ऐसा ही इसके साथ हुआ कैल्टिक लैंग्वेज के साथ, जो कि 1st सेंचुरी से चली आ रही थी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगर कोई यहाँ तक प्रॉब्लम तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।